हम लोग पढ़ने वाले फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्हाट इज कूलॉम्स लॉ। सो व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? सो कूलॉम्स लॉ में बताता है कि दो पॉइंट के बीच में, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में, सोचो एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, दिस इज Q1, another positive charge है, this is Q2, and they are separated by a distance r. They are separated by a distance r. तो उन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा? तो फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r square. So this is Coulomb's law. So according to Coulomb's law, the force between two charges is proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. And the force acts along the line joining them. ये जो लाइन है ना, इस लाइन के बराबर काम करता है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स क्या है? रिपल्सन। तो रिपल्सिव फोर्स होगा इस तरफ, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स होगा इस तरफ, दिस इज F2 ड्यू टू चार्ज 1, और इस चार्ज के ऊपर फोर्स होगा दिस वे, दिस इज F1। तो F1 चार्ज के ऊपर फोर्स होगा F1 दिस वे, एंड F सेकंड चार्ज के ऊपर फोर्स होगा F2 दिस वे। ओके, अच्छा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम आर वेक्टर से डिफाइन करें। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द, सो दिस इज कूलॉम्स। ओके ओके, so what is this 1 by 4 pi epsilon? What is this epsilon? Epsilon naught is a constant, इसे हम बोलते हैं फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻²²। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट का यूनिट भी तो आ सकता है, यूनिट क्या होगा? यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन। यू डोंट हैव टू रिमेंबर, ठीक है, सब कुछ मेमोराइज नहीं करना है, ये ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर F। ठीक है, तो Q1 Q2 का क्या हो जाएगा? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो कूलम स्क्वायर, और r का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और फोर्स का हो जाएगा न्यूटन। तो कूलम स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर न्यूटन, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। तो हम लिख सकते हैं ऐसे C2 m माइनस 2 न्यूटन माइनस, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग। ठीक है, मेमोराइज नहीं करना है, हम इक्वेशन से भी बता सकते हैं। अच्छा, डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमेंशन। ठीक है, जैसे कूलम, कूलम का डायमेंशन क्या होता है? कूलम का होता है C इक्वल्स टू, देखो कार्डियन का डेफिनेशन है I इक्वल्स टू Q बाय T। तो Q का क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू हो जाता है IT। IT हो जाता है, तो C का वैल्यू देंगे I इंटू T होल स्क्वायर, और मीटर का क्या हो जाएगा? लेंथ L2, और न्यूटन फोर्स का क्या हो जाएगा? N L T टू द फोर्स का -2। सो दिस इज ml T टू द -2 हो जाएगा फोर्स का। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन का आ जाएगा m टू द पावर -1, L टू द पावर -3, T टू द पावर -2, इधर भी -2, तो कैंसिल हो जाएगा, T का कैंसिल हो जाएगा, I टू द पावर। Dimension of epsilon naught is m to the power -1, L to the power -3, T to the power 4, I square। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? फ्री स्पेस परमिटिविटी, मतलब जो फोर्स है ना, ये डिपेंड करता है कि मीडियम क्या है, ये दोनों चार्ज के बीच में मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स। तो मीडियम है, एप्सिलॉन जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर एयर है और वैक्यूम है, तो हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r square। लेकिन अगर
वैक्यूम की जगह कुछ और एयर की जगह अगर कोई और मीडियम है, इंसुलेटर या कुछ और, तो फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 I एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या है, उस मीडियम का परमिटिविटी। अगर वैक्यूम की जगह कुछ और मीडियम लिया, सोचो इंसुलेटर और कुछ भी, तो उस मीडियम का हो जाएगा एप्सिलॉन। ठीक है, परमिटिविटी। ओके। अच्छा, अगर एक चार्ज दो चार्ज ना हो क्या, तो मल्टीपल चार्ज हुआ तो फोर्स क्या होगा? सोचो यहाँ पर तीन चार्ज है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, दिस चार्ज इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। तीन चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज की वजह से Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स क्या होगा? Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स तुम्हारा क्या होगा? कैलकुलेट। सो व्हाट विल बी द टोटल फोर्स इफ टू, this will be due to F21 plus F23, मतलब चार्ज 1 की वजह से यहाँ पर फोर्स कितना होगा, प्लस चार्ज 3 की वजह से यहाँ पर फोर्स कितना होगा। ठीक है, दिस इज, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर R21 वेक्टर हो जाएगा प्लस 1/4 पाई Q2 Q3 बाय R23 स्क्वायर, और यहाँ पर R23 यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज 3, टोटल फोर्स। ठीक है, R21 क्या है? R21 डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2, so this is R21 and this is R23। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 2 and 3, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली द फोर्स ऑन चार्ज Q2। ठीक है, Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स कितना, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे बाद हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सोचो, तो देखो यहाँ पर एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, Q1, तो Q1 चार्ज की वजह से अगर तुम्हें इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर यहाँ पर एक यूनिट चार्ज रखोगे 1 कूलम चार्ज को अगर यहाँ पर रखोगे, तो उस 1 कूलम चार्ज के ऊपर दिस चार्ज जो फोर्स अप्लाई करेगा ना, फोर्स 1 कूलम चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम बोलते हैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स का हमें इक्वेशन पता है, फोर्स है 1/4 पाई Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो R है तुम्हारा डिस्टेंस और Q1 Q2। अभी हमें देखो Q2 चार्ज का वैल्यू क्या है? Q2 चार्ज का 1 कूलम, तो Q2 पे जगह हम बैठा देंगे 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? फिर जो फोर्स है वही तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई Q1 बाय R स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है इस चार्ज के ऊपर Q1 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स। तो डिस्टेंस जो होगा वही होगा, जीरो पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और डिरेक्शन क्या होगा? डिरेक्शन होगा अलोंग द रेडियस वेक्टर R। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वही हो जाएगा रेडियस वेक्टर R। तो यहां से डेफिनेशन आ सकता है कि तो एफ और ई के बीच में रिलेशन क्या हुआ? एफ और ई के बीच में रिलेशन देखो, तो फोर्स है तुम्हारा Q1 Q2 बाय R। तो एफ और ई को अगर रिलेशन पूछे कि एफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है, तो हम बता सकते हैं कि एफ इक्वल्स टू ई इंटू Q2। फोर्स इज एफ इज ई इंटू Q2, मतलब एफ इक्वल्स टू Q2 ई। ये तुम्हारा रिलेशन होता है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ठीक है, कोई भी पॉइंट पे अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उसको अगर चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा। मतलब अगर उस पॉइंट पे कितना चार्ज रखा है वो हमें पता चल गया, तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हम इस इक्वेशन से बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? देखो, हम E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
F by Q। तो फोर्स के यूनिट हो गया न्यूटन और क्यू का हो गया कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूटन का डायमेंशन हो गया एम एल टी2 और कूलम का आई टी। तो तुम्हारा ई का आ जाएगा डायमेंशन एम एल टी⁻³ आई⁻²। तो ये तुम्हारा हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ई। ठीक है। सिमिलरली हम अगर यहाँ पर दो चार्ज है, सोचो यहाँ पर एक चार्ज है प्लस Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q2। तो दो चार्ज की वजह से यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो जो है थर्ड पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया R13, ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया R32। ठीक है, ये R31। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1/312 plus R31² into R31 unit vector, this is the in this direction। ठीक है, प्लस Q2/R32² 32 unit vector। तो ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट। तो वेक्टर है, तो वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड, दो चीज है, डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नाइस क्या होगा, सोचो यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, अगर किसी भी चार्ज को यहाँ पर रखिए ना, तो उस चार्ज के ऊपर क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है। तो उस चार्ज को अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा के छोड़ दे तो क्या होगा, ये इस तरफ चला जाएगा, राइट, इस तरफ चला जाएगा। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे और छोड़ देंगे तो क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स होगा, तो इस तरफ चला जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो क्या होगा, वो इस तरफ चला जाएगा। तो जो चार्ज का जो पथ होगा ना, पथ, उसी पथ को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सिमिलरली अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देंगे तो इस तरफ जाएगा। तो जो पथ होगा, पाथ को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को लाके यहाँ पर छोड़ देंगे तो इस लाइन वाला वो ऐसे चला जाएगा, दिस वे। ओके। अगर यहाँ पर आके छोड़ देंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चला जाएगा। ओके। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EL लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हमें उस कोई भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मिलेगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिलेगा। ठीक है, जैसे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन होगा दिस वे, जो लाइन बराबर है वो हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंट बराबर होता है, अगर कोई भी पॉइंट में तुम टेंजेंट खींचो है तो इसी तरह होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा तुम्हारा, सोचो इस रीजन में अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ परपेंडिकुलरली अगर एक एरिया ड्रॉ करोगे ना, तो यूनिट एरिया में से नंबर ऑफ लाइंस, जितना नंबर ऑफ लाइंस पास करेगा, हाँ, उससे हमें पता चलेगा कि स्ट्रेंथ क्या है। जितना ज्यादा लाइन पास करेगा तो स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सोचो इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में अगर तुम देखो ऐसे, तो इस रीजन में देखो यूनिट एरिया में से 3 लाइन पास कर रहे हैं, लेकिन सेम यूनिट एरिया में से अगर यहां से देखें तो एक ही लाइन पास कर, तो क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें ये सब इंफॉर्मेशन पता चलता है।
एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलता है, डायरेक्शन, और दूसरा मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी पता चल जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ हम वी कैन कैलकुलेट। और क्या प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जैसे कोई भी दो लाइन ना कभी क्रॉस नहीं करेगा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन ऐसे चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे क्रॉस हो रहा ना उस पॉइंट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या डिफाइन करता है कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह एक इस तरह, ठीक है। तो उस पॉइंट पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिफाइन करता है अगर एक यूनिट चार्ज को छोड़ेंगे यहाँ पर तो वो किस तरफ जाएगा, तो वो क्या इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ पर अनडिफाइंड हो गया ना, कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, तो इसलिए क्रॉस नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कभी भी दो लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। और ये भी बोल सकते हो जहां पर क्रॉस करेगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो गए, तो डायरेक्शन दो नहीं हो सकता, हर एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से सोचो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, सोचो हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जो अगर आप यहाँ पर हमें एरिया ड्रॉ करेंगे ना, एक एरिया, सोचो हमने एक एरिया ले लिया, ठीक है। तो इस एरिया से जो नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं ना, तो उसके उसको हम बोलते हैं द टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से डिफाइन करते हैं। मतलब कोई भी एरिया ले लो, उस एरिया में से जितना लाइंस पास करेगा उसको हम बोलेंगे फ्लक्स। अगर ज्यादा लाइन पास कर रहे हैं तो फाई का फ्लक्स ज्यादा होगा, अगर कम लाइन पास कर रहा है तो फ्लक्स भी कम होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, ज्यादा लाइन पास कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा, तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। और अगर कम लाइन पास कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कम लाइन पास कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम होगा, तो फिर फ्लक्स भी तुम्हारा कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फाई का, देखो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, पिछले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यूनिट एरिया में से, यूनिट एरिया में से जो नंबर ऑफ लाइंस पास करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट एरिया में से जो लाइंस पास करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस एरिया का सोचो, ये जो एरिया है ना इसका एरिया है डीएस, तो डीएस एरिया में से कितना कितना लाइन पास करेगा, सोचो हम ऐसे मैथ कर सकते हैं, यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में से लाइन पास करेगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डीएस एरिया में से कितना लाइन पास करेगा, इसे हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे ई इंटू डीएस। सिंस ई और डीएस दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों, क्योंकि एरिया का एक डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो इसका वेक्टर प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ई डॉट डीएस। तो एक ही तुम्हारा इस डीएस एरिया में से नंबर ऑफ लाइंस कितना पास कर रहे हैं हम कैलकुलेट कर सकते, ई डॉट डीएस, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं फाई इक्वल्स टू ई डॉट डीएस। तो कोई भी स्मॉल एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर, कितना लाइंस पास कर रहे हैं उसको हम इससे डिफाइन कर सकते हैं, ओके। और अगर टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा डी फाई, मतलब कोई स्मॉल एरिया डीएस में से कितना लाइन पास कर रहे हैं। और अगर कोई और बड़ा सरफेस है तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फाई इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, ये हो जाएगा टोटल एरिया डीएस, मतलब टोटल एरिया में सरफेस एस है तो टोटल एरिया में कितना लाइंस पास कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। सोचो एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर प्लस क्यू, ठीक है, क्यू पॉइंट चार्ज है, तो हमें कैलकुलेट करना है इसके अराउंड एक स्फीयर ले लेंगे, ठीक है, स्फीयर। तो स्फीयर ले लिया, क्लोज सरफेस, दिस इज अ क्लोज सरफेस, स्फीयर इज अ क्लोज सरफेस, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है इस स्फीयर में से, कितना लाइंस पास कर रहा है, ओके। देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है,
ऐसे जा रहा है, नंबर ऑफ लाइंस ऐसे चल रहा है। तो टोटल कितना लाइंस पास करेगा कैसे पता चलेगा? सो तो टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्फेस इज, कैसे हमने कैलकुलेट किया, फाइव के होता है फाइव इक्वल्स टू, देखो अगर यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लिया ना डीएस, छोटा सा एरिया, तो छोटा सा एरिया डीएस में से कितना नंबर ऑफ लाइंस पास करेगा, डी फाइव इक्वल्स टू ई डॉट डीएस, मतलब डीएस एरिया में कितना नंबर ऑफ लाइन पास करते हैं वो है ई डॉट डीएस। तो टोटल सरफेस में से कितना लाइन पास करेगा, हमें क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल एरिया में से कितना नंबर ऑफ लाइंस पास करेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आ जाता है, वो है तुम्हारा गाउस लॉ। ठीक है, गाउस लॉ। व्हाट इज दिस गाउस लॉ? अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, ये जो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स है ना, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, दिस इज इक्वल टू E dot ds, this is equal to total charge enclosed by the surface, this is q, this is q divided by epsilon naught. Epsilon is the free medium permittivity, ठीक है, फ्री स्पेस permittivity। तो एक हो गया तुम्हारा E dot ds q by epsilon। अच्छा यहाँ पर क्लोज क्यों किया, क्योंकि ये जो स्फीयर एक है क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए एक क्लोज साइन आ गया, एक क्लोज सरफेस। अगर ओपन सरफेस होता, ओपन सरफेस होता कोई जैसे कोई स्फीयर है, स्फीयर का एक छोटा पार्ट ले लिया, तो ये वाला जो एरिया हो गया, और सोचो कोई भी एरिया जो क्लोज नहीं है, मतलब स्फीयर नहीं है, हाँ हाफ स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर, तो वो हो जाएगा तुम्हारा ओपन सरफेस। तो क्लोज सरफेस के लिए फॉर्मूला हेडिंग है E dot ds is q by epsilon। सोचो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, तो यहाँ पर एक एरिया ड्रॉ करते हैं, दिस इज द एरिया, सोचो एरिया है ds, तो इस एरिया में से कितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है, दैट इज फ्लक्स, फ्लक्स इज E डॉट ds। अच्छा अभी पूछ सकते हो कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्यों हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है, इसका दो रीजन है। ठीक है, पहले तो हमें पता है कि दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, हमें क्या मिलता है, एक स्केलर मिलता है, और फाई से स्केलर, और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है। ठीक है, तो सिंस फाई से स्केलर, तो हमें तो डॉट प्रोडक्ट ही करना है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें स्केलर चाहिए। ओके, एक तो एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये भी बता सकते हो कि देखो ये जो एरिया है ना डीएस, इसको अगर हम ऐसे लेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस कितना पास कर रहा है, नंबर ऑफ लाइन से 2। ठीक, सोचो अभी इस एरिया को अगर थोड़ा सा टिल्ट कर दे, एंगल भी ले दे, ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा, सोचो हमने ऐसे ले लिए थे, ऐसे एरिया को टिल्ट कर दिया, एरिया को अगर टिल्ट कर दिया तो नंबर ऑफ लाइंस हो गया 1, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया का 1। सेम एरिया अगर इसको हम थीटा एंगल में टिल्ट कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस हो रहा है, इसलिए तुम्हें थीटा भी इंपॉर्टेंट है। पहले जो था एरिया ऐसा था, फिर एरिया को ऐसे एंगल में लेके गए, तो जो एंगल है ना थीटा, तो ये एंगल है, एंगल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर हमें क्या करना है, तो सोचो कोई एरिया ऐसा टिल्ट है, टिल्ट है, कोई एंगल में नहीं, ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ लाइंस जो होगा ना वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब अगर परपेंडिकुलर है, हाँ, तो नंबर ऑफ लाइंस जितना होगा, अगर वो टिल्ट हो गया तो नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर उसके लिए ना हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देखो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर ए थीटा है तो इसका दो कंपोनेंट रहेगा, ए अगर डी एस है, एरिया ए हो जाएगा तुम्हारा डी एस कॉस थीटा, और ए वाला हिस्सा हो जाएगा डी एस साइन थीटा। तो हमें वो पता करना है, कैलकुलेट करना है कि ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ना, इससे कितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं, तो इसलिए होता है ई इंटू डी एस कॉस थीटा।
इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि फ्लक्स कितना जाएगा एरिया में से, इस एरिया में से, तो इस एरिया में से वही लाइन पास करेगा जो इस लाइन में से एरिया में से पास कर रहा है, डीएस cos थीटा में से पास कर, इसलिए ई के साथ हम डीएस cos थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज 5, तो टोटल हो जाएगा ई डॉट डीएस। तो अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अच्छा अच्छा, जब एक चार्ज होता है, सोचो यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यू, तो इसको हम बोलते हैं मोनोपोल, ठीक है, एक चार्ज है तो मोनोपोल। अगर दो चार्ज हुआ, सोचो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, सोचो इस डिस्टेंस को ले लेते हैं 2a, तो अगर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दिस इस सिस्टम को बोलते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमें नेचर में देखने को मिलता है, ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? देखो, हर कोई मैटर के अंदर क्या होता है, सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एटम, ठीक है, तो एटम का सेंटर में क्या होता है, एटम का सेंटर में होता है न्यूक्लियस, मतलब पॉजिटिवली चार्ज, और उसके बाहर ऑर्बिट करता है इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो अभी इसको अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई होगा। सोचो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अगर तुम एटम को रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को पुश करता है और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को इस तरफ पुश अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज है ना थोड़ा सा राइट साइड आ जाएगा। तो ऐसा सिस्टम बन जाए, मतलब ऐसा क्या होता है, साइड में इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना बाहर, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर में होता है। तो अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में हमने लिखा है, और राइट में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है थोड़ा सा राइट की तरफ चला जाएगा, इसलिए इस सिस्टम को हम बोलेंगे डाइपोल। तो ये हर एटम को, अगर कोई भी एटम को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ऐसा आकार ले लेगा, ठीक है, तो इसका हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का, सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। तो ये जो सिस्टम है ना इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है, वो होता है P इक्वल्स टू one of the charge q into the distance between the charge which is here 2a, तो 2a, तो 2a क्यूब हो जाएगा तुम्हारा डाइपोल मोमेंट, और a एक वेक्टर क्वांटिटी, तो p का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन वाले पॉजिटिव चार्ज को लेके आए तो क्या होगा, प्लस चार्ज क्या करेगा, इस तरफ पुश करेगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, देखो ए वाला डिस्टेंस कम है, इस चार्ज ये जो डिस्टेंस है ना ये कम है, और नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है इसका वो ज्यादा है, तो कौन सा फोर्स का ज्यादा होगा, जो रिपल्सन होगा वो ज्यादा ज्यादा होगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है इस तरफ, मतलब माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है, ये होता है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस की तरफ, क्यों, क्योंकि कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखोगे तो वो राइट साइड में चलेगा, ठीक है। तो सोचो यहाँ पर एक पॉइंट है P ऑन इट्स एक्सिस, तो हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, ऑन ए पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका सेंटर से इसका डिस्टेंस समझ लेते हैं, इस P पॉइंट का डिस्टेंस इज, देखिए डिस्टेंस, तो तुम्हें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्या होगा, E प्लस Q इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाय जो डिस्टेंस क्या है दिस इज आर माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पासिंग। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा राइट साइड। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन हम लिख सकते हैं along the direction of P। ठीक है, along the direction of P होगा। P is a dipole moment, ठीक है। And what would be the electric field due to the negative charge? This is 1 by 4 pi epsilon naught q by distance क्या है r plus a, so r plus a the whole square into p unit vector। तो ये क्या होगा, ये इस तरफ आएगा माइनस क्यू की तरफ। ठीक है, तो माइनस क्यू की तरफ आएगा, इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ, अट्रैक्ट करेगा ना। तो इस पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को किस तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ, तो माइनस। तो टोटल रिलेटिव फील्ड क्या हो जाएगा फिर, टोटल रिलेटिव फील्ड E इक्वल्स टू 1 by 4 by epsilon naught q by r minus a का होल स्क्वायर माइनस q by r plus a का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 by 4 by epsilon naught, 1 by 4 by epsilon naught, क्यू भी कॉमन ले लिया, तो फिर रहा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं 1 by r minus a the whole square, r plus a the whole square, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r plus a the whole square minus r minus a the whole square। ठीक है, तो और सिंप्लीफाई करते हैं, q by 4 by epsilon naught, this will be r square minus a square the whole square, और ये क्या हो जाएगा 2 4 r है। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 r। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा ले लिया कि r is much greater than a, तो क्या होगा, a by r क्या हो जाएगा, a by r would be much less than 1। ठीक है, तो a by r हो जाएगा much less than 1, एक से बहुत छोटा है, तो एक के रिस्पेक्ट में a by r को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम r स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो बाहर निकल कर हो जाएगा r to the 4, और यहाँ पर क्या होगा 1 minus a square by r square। तो a square by r square को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पर r कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब, फाइनल आंसर हो जाएगा q by 4 by epsilon naught, यहाँ पर हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। हमें क्या पता है कि डाइपोल मोमेंट P का वैल्यू क्या होता है 2a क्यूब, तो 2a क्यूब यहाँ पर क्या है 4a क्यूब, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2p डिवाइडेड बाय 4 बाय एप्सिलॉन r क्यूब। तो ये हो जाएगा कि E इक्वल्स टू क्या है 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो गया तुम्हारा 2p डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो ये तुम्हारा क्या फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, और इसका डायरेक्शन क्या होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ p, मतलब माइनस चार्ज से प्लस चार्ज तक, मतलब इस तरफ। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ p, तो इस तरफ हो जाएगा फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मिल गया।